378 दिन के बाद खत्म हुआ किसान आंदोलन। 11 दिसंबर से होगी किसानों की घर वापसी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 15 जनवरी को फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर संसद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा हादसा देश और सेना के लिए अपूर्णीय क्षति। शाम तक दिल्ली पहुंचेगा सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, कल होगा अंतिम संस्कार। कुल्लूर में हेलीकॉप्टर क्रैश वाली जगह से मिला ब्लैक बॉक्स। हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 में से 13 सेना के अफसरों की हुई मौत। जांच के लिए बनाई गई कमेटी। तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में जेजेपी मना रही है जन सरोकार दिवस। मंच पर जेजेपी नेताओं का लगा जमावड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। 50 एकड़ में लगाया गया है पंडाल। चरखी दादरी के गांव खातीवास को 5 जिलों की पुलिस ने घेरा। ग्रामीण 152D कॉरिडोर निर्माण कार्य का कर रहे हैं विरोध। उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। कई ग्रामीणों को किया गया राउंड अप। फरीदाबाद से हर खबर के संवाददाता धीरज कौशिक को मिली धमकी। पेड़ काटने की खबर को कवर करने पहुंचे थे धीरज। आईएमटी के सरकारी पावर हाउस में काटे जा रहे थे पेड़। और रोहतक पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। 450 डॉक्टर्स ने की है अनिश्चितकालीन हड़ताल। मरीज हो रहे हैं हल्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जनता दरबार लगाया, जहां सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले करनाल में जनता दरबार लगाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का निपटारा भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आज जनता दरबार लगाया, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहां सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना और इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी सीएम के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले करनाल में जनता दरबार लगाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम लोगों की समस्याओं को सुना था। करनाल जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र भी है और वहां पर स्थानीय विधायक होने के नाते उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। और अब ये चंडीगढ़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लगातार जनता दरबार लगाया जा रहा है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और इसके साथ ही हर संभव ये कोशिश की जा रही है कि मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निदान किया जाए, समाधान किया जाए। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा के सत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और सीआईडी, आईजी, दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया को हरियाणा निवास में ठहराया जाएगा और कोई भी ब्रीफिंग या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस विधानसभा में नहीं होगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष और अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। 16 दिसंबर को भी बैठक होनी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा सत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक की है, जिसमें आपको बता दें कि मुख्य सचिव, गृह सचिव, सीआईडी, आईजी और दूसरे तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। मीडिया को हरियाणा निवास में ठहराया जाएगा और कोई भी ब्रीफिंग या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस विधानसभा में नहीं होगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष और अन्य पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे और बताया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक जो होनी है वो 16 दिसंबर को होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके निर्देश भी जारी किए गए हैं। कर्मचारियों, अधिकारियों और विधायकों को दोनों डोज लगवाकर ही सत्र में आने की अनुमति दी जाएगी।
हरियाणा विधानसभा का विशेष जो सत्र है वो 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय सत्र होगा, बहुत छोटा सत्र होगा और इसको लेकर अब विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों को जानकारी दी है और इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की है कि किस तरीके से कोरोना नियमों का पालन इस दौरान करना है। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चंडीगढ़ में 3 कोविड मिनी सेंटर्स तैयार रखे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर्स, बेड, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार की ओर से ओमिक्रॉन के बचाव को लेकर गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। चंडीगढ़ में गृहमंत्री अनिल विज ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जहां अनिल विज ने नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए। विज ने इसे लेकर कहा है कि राज्य से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय मार्गों और राज्य के राजमार्गों पर भारी वाहनों के लिए लेन ड्राइविंग को दुरुस्त किया जाएगा ताकि छोटे और मध्यम वाहनों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। धुंध में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राज्य के सभी पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में आगामी 1 अप्रैल 2022 तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। दो 2022 में अंबाला को स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए विधायक असीम गोयल ने पंचायत भवन में मीटिंग बुलाई, जिसमें नगर निगम और रेजिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मीटिंग में शहर की स्वच्छता में सुधार लाने के लिए चर्चा की गई और अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी जारी किए गए। आपको हम बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा के अंबाला ने इस बार 90वां रैंक हासिल किया है, जिसे लेकर अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया था। के लिए बड़ा गर्व वाला साल और क्षण है ये कि हम पूरे भारतवर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले 100 शहरों में आए हैं और इसको और कैसे रैंकिंग को सुधारा जाए, इसके नाते आज RWS जो हमारे अंबाला शहर की नगर निगम के अंदर आने वाली और विभिन्न एसोसिएशंस, उन सब से सुझावों के नाते आज एक बैठक का आयोजन किया गया था। बहुत से साथियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव अपने एरिया की समस्याएं भी बताई हैं। उनके निस्तारण के लिए कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बना दी, अधिकारियों को जो है उस ड्यूटी के ऊपर लगाया है और मुझे उम्मीद है कि लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से और हमारे अधिकारियों की मेहनत से और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हम अपनी रैंकिंग को और लगातार। यमुनानगर में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में भारी संख्या में परिवार शामिल हुए। इस मेले के माध्यम से हरियाणा सरकार के कई विभागों के अधिकारी और बैंक अधिकारी इन परिवारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराएंगे। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त का कहना है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज लगवाई है और बहुत ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई, जो कि चिंता का विषय है और इसलिए बार बार इस मेले में आने वाले लोगों से वैक्सीनेशन की अपील की जा रही है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में वाल्मीकि समाज ने वाल्मीकि प्रगट प्रदर्शनी लगाई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने रिबन काटकर किया। इस दौरान कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि भगवान वाल्मीकि की सोच विचार को आज की अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और इस प्रदर्शनी से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आने वाले सभी वर्ग के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वहीं कृष्ण कुमार बेदी ने बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि बिपिन रावत पूरे देश की सेना के लिए प्रेरणादायक थे। उनकी अचानक मौत से पूरे देश को गहरा धक्का लगा है। लगभग 5,500 साल पहले इसी धरा पर
गीता की उत्पत्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिन चले उस न्याय और अन्याय के युद्ध में इसी धरा पर गीता की रचना की, जो प्रतिपल व्यक्ति को कर्म करने का प्रेरणा देती है। परंतु जब पूरा महाभारत काल के बाद पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली और विजय यज्ञ जब हुआ तो वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि भगवान वाल्मीकि महाराज जी को उस यज्ञ में जब तक आमंत्रित नहीं किया गया तो पूरे दुनिया भर के संत वहां पर उपस्थित थे, तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। परंतु जब उन्हें आभास हुआ कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज का इस यज्ञ में उपस्थित ना रहना, उनका आशीर्वाद ना मिलना, ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता, तब उन्होंने जाकर भगवान वाल्मीकि महाराज जी से इस बात के लिए प्रार्थना की। और जब भगवान वाल्मीकि जी महाराज उस यज्ञ में शामिल हुए तो शंख, विजय शंख स्वयं अपने आप बजा। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि गीता का संदेश एक धर्म मजहब का नहीं होता है, बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक है। साथ ही कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का अजर और अमर संदेश दिया है वो पूरे विश्व में माननीय वंदनीय है। इसके अलावा राज्यपाल ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उनके निधन से राष्ट्रीय क्षति हुई है, ये बात कही। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के लिए हरियाणा परिवहन विभाग ने विशेष कदम उठाए। चंडीगढ़ में इस बारे में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आम लोगों के लिए आने जाने के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से 2-2 बसें मेला स्थल तक चलाई गई हैं। परिवहन विभाग की बसों में सफर कर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आने और जाने वाले सभी यात्रियों से आधा किराया लिया जाएगा। वहीं लोगों ने कहा कि ये सरकार की अच्छी पहल है। ये जी सरकार ने जो गीता जयंती कुरुक्षेत्र में जो सुविधाएं दी है बसों की भी हाफ टिकट में, और जो ये मेला लगाया गया है, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। मेले में जो कि हाफ टिकट है, इससे लोगों को एक तो जागरूक होंगे गीता के प्रति भी, और एक लोगों का अच्छा रुझान होगा इसके प्रति धर्म के क्षेत्र में। और जैसे सरकार यहाँ ऐसी सुविधा दे रही, तो प्रत्येक मेले में अगर ऐसी सुविधा करे तो ये सरकार के लिए बहुत अच्छी पहल होगी। गीता महोत्सव चल रहा है इसकी ट्रांसपोर्ट की तरफ से, और हम हर उससे जिले से जो बसों की जिम्मेदारी है, हर जिले से बस देंगे और 50% सवारी के साथ देंगे जो लोगों को लाभ मिले। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर तट पर गीता जयंती महोत्सव में हरियाणा पवेलियन का रंग कुछ अलग नजर आएगा। कला और सांस्कृतिक विभाग हरियाणा की निदेशिका प्रतिमा चौधरी बताती हैं कि इस बार पवेलियन में साझी प्रतियोगिता के अलावा अनेकों लोक प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और पहली बार हरियाणा पवेलियन में अपना गांव स्थापित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के गांव की झांकियां स्थापित की जाएंगी, जहां पर लोग खुद को अपने गांव में महसूस कर सकेंगे। निदेशिका चौधरी ने कहा है कि इस बार पवेलियन में रोज कुश्ती प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें हर वर्ग के बच्चे, बड़े बूढ़े, महिलाएं हिस्सा ले सकते हैं और पुरानी मिट्टी के अखाड़े में कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। भारत के हर राज्य की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। ऐसा ही एक राज्य है राजस्थान। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव चल रहा है, तो गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर हर राज्य से सांस्कृतिक कलाकार पहुंचे हुए हैं। ऐसे में राजस्थान का कालबेलिया नृत्य कुरुक्षेत्र में विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे देश के विभिन्न राज्यों से आए अन्य लोग भी बड़े उत्साह से देख रहे हैं। कालबेलिया नृत्य, जिसे 2010 में यूनेस्को की मान्यता की सांस्कृतिक सूची में भी शामिल किया गया है, यह
कालबेलिया नृत्य विशेषकर राजस्थान के सपेरा समुदाय से संबंध रखता है और वहां के कलाकारों का कहना है कि कालबेलिया नृत्य को जिंदा रखना उनका मकसद है। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंदर। तो कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता जयंती महोत्सव में इस बार कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे और हर दिन इसकी अलग अलग जो झलकी है वो हम देख भी रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, धर्म नगरी की ये तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। अंबाला शहर के सिविल अस्पतालों में नई आंखों की मशीन लगाई गई है, जिसकी जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के डॉक्टर राजेश ने बताया है कि अब अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में भी वर्ल्ड की लेटेस्ट मशीन आ चुकी है, जिसका लाभ लेने के बाद नजर की समस्या से ग्रस्त रोगी निजात पा सकेंगे। ये मशीन मोतियाबिंद की समस्या के लिए कारगर है। वहीं डॉक्टर ने बताया है कि ये मशीन पीजीआई जैसे बड़े अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हरियाणा सरकार के प्रयास की बदौलत ये अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में भी आ चुकी है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, उनमें जो लेंसेज होते हैं उनकी पावर निकालने के लिए ये मशीन है। ये वर्ल्ड की लेटेस्ट मशीन है जिसमें कि लेंस की पावर काफ़ी एक्यूरेट निकलती है और उससे फिर वही है कि पेशेंट की जो ऑपरेशन के बाद निगाह है वो काफ़ी अच्छी रहती है, बगैर चश्मे से काफ़ी अच्छी निगाह बन जाती है। सर्जरी जो मोतियाबिंद के मरीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा है, इससे उनकी जो ऑपरेशन के बाद जो निगाह है वो चश्मे के बगैर काफ़ी अच्छी पावर निकलती है, तो काफ़ी अच्छी निगाह। तो ये यहाँ पे फ्री ऑफ प्रदेश भर में लगातार हो रही डॉक्टर्स की कमी के चलते पानीपत में भी डॉक्टर नाराज हैं, जिसको लेकर डॉक्टर्स ने आमजन से सहयोग की अपील की है। वहीं डॉक्टरों ने मांग की है कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो 13 दिसंबर को हड़ताल पर जाया जाएगा। 14 दिसंबर से ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाएं, पोस्टमार्टम भी बंद किए जाने का ऐलान किया गया है। हमारी समस्याएं ये पिछले 2 वर्ष से लंबित हैं, तो इसके लिए हमने तो अभी करनाल में एक पूरे हरियाणा प्रदेश के डॉक्टरों ने पिछले रविवार को ज्ञापन दिया था और उससे पहले हमने सारे हमारे जो एमपी एमएलएज तो डीसीज को तो ज्ञापन दिया था, सरकार को अवगत करवाया था अपनी मांगों से, लेकिन उसके बाद भी सरकार हमसे भी बात करने को तैयार नहीं है। तो इस विषय में तो हमने सोचा है कि 13 तारीख से तो हम अपनी ओपीडी तो सेवाएं बंद करेंगे, तो उसके बाद भी अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो 14 तारीख को पूरी की पूरी ओपीडी, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सब कुछ रोक दिया जाएगा अनिश्चित काल के लिए, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हों। तो 14 को ओपीडी सेवाओं को बंद करेंगे, ये ऐलान अब एक बार फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से कर दिया गया है। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, उनकी ओर से अब कहा गया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 13 दिसंबर को फिर से हड़ताल करेंगे और 14 दिसंबर को ओपीडी सेवाओं को बंद किया जाएगा। आम जन से सहयोग की अपील भी उन्होंने की है। पानीपत के हरि सिंह कॉलोनी में अधिवक्ता ललित सिंगल की मौत के बाद पुलिस की ओर से आत्महत्या का मामला दर्ज किए जाने पर परिजनों ने नाराजगी जताई है। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। अधिवक्ता के समर्थन में जिला बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता किला थाना पहुंचे और कहा कि अधिवक्ता ललित सिंगल ने
आत्महत्या नहीं की बल्कि जहर देकर उनकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमारा चोरे का छाती पे यहाँ फोन में सारे फोन टूटे पड़ा, थोड़ा हल्का सा सामान लग गया छाती में। और फिर हमने कोई बात नहीं बर्दाश्त करके बैठ गए। मैं चल कोई बात नहीं, पैसों पर टल की फोन टूट गया, मेरा बच्चा बच गया। और कल घर तक ले गए उठाकर, सारे पूरे दिन रखा। 5:30 बजे पता नहीं 5 बजे फोन आया, मम्मी मेरे तो जहर पिला कर यहाँ छोड़ दिया। उनका तेरी लीला खत्म कर देंगे, तेरा नाश कर देंगे। किस चीज के पैसे, कुछ पैसे देने थे, लेन देन था? हाँ पैसे दोस्त थे, आपस में लेन देन होगा सर जी, हमने नहीं बेरा इस बात का। ललित सिंह एडवोकेट हमारे जो बार के मेंबर भी है, तो इनके कुछ बदमाशों ने घर से बुलाकर हमला कर दिया, इनको जो मर्डर कर दिया इनका। घर से उठाया, पहले उठाकर अपने जामी ठिकाने पर ले गए, मारपीट की, और मारपीट करने के बाद पॉइजन दे दिया। और जब इनको घर वालों को पता चला तो इन्होंने एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल महाराज अग्रसेन में देर रात, जिसकी वीडियो है उसमें प्रिंस का नाम लिया और उनके अन्य पारस का नाम लिया। पारस और अन्य साथियों के खिलाफ परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दी है। और पुलिस ने, अब जब हम बार स्टेशन के सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस ने यहाँ से अपना जिप्सी भेज दिया उनको अरेस्ट करने के लिए, और छानबीन कर रहे हैं और गिरफ्तारी के लिए हम मांग कर रहे हैं। और आज ही हमने इस दुख की घड़ी में जिला बार स्टेशन के सभी पदाधिकारियों ने वर्क सस्पेंड कर दिया। हमें सूचना मिली थी कि एक ललित नाम का लड़का है, उसने जहर खा लिया है और जो अग्रसेन हॉस्पिटल के पास खड़ा है, और उसके माँ बाप आए हैं, उसके माँ आई है, जिसने उसको उसके हालात को देखते हुए उसको दाखिला हॉस्पिटल करवा दिया है। तो डॉक्टरों ने उसको दाखिल किया, उसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। आरोपी है कि किसी ने जहर पिलाया है? ये जहर पिलाना, अभी तक हमारे पास कोई जहर पिलाने की तो बात नहीं आई है। पी है। ललित क्या कुछ करता था सर? ये ललित वकालत करता था। वकालत? हाँ, ये कहते भी अपना ये आइडेंटिटी कार्ड वगैरह या कोई रजिस्ट्री वगैरह करता, प्रैक्टिस नहीं करता था। और इसके साथ कालका से समालखा में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।